Hello friends, welcome to Civil Services Gurukul. In today's lecture, we will discuss Indian government of India. Under this government, power of central government was transferred to Indians. साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर नेहरू प्राइम मिनिस्टर कैसे बने थे, क्या वो एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे? ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, न्यू फैक्ट्स हैं जो आप आज के लेक्चर में समझेंगे, जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। ओके, स्टार्ट करते हैं और पहले बात करते हैं पावर की, एग्जेक्टिव पावर्स की। 1857 में रिवोल्ट होता है, आपको पता है, सबको पता है, एक फेमस रिवोल्ट होता है, रिवोल्ट ऑफ 1857। 57 की रिवोल्ट के बाद दो एक्ट पास होते हैं, 1858 एंड दूसरा एक्ट पास होता है आफ्टर 3 इयर्स 1861। 1858 का जो एक्ट था, इसने जो मेन चेंजेस किए थे वो कहाँ किए थे? लंदन में किए थे। ओके, फॉर एग्जांपल इसने एक पोस्ट क्रिएट कर दी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो पोस्ट है। तो ये जो पोस्ट क्रिएट हुई है स्टूडेंट, तो आप देखेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया कहाँ सिटिंग करता है? लंदन में सिटिंग करता है। ट्रांसफर ऑफ पावर्स ने जो है वो कर दिया था, बट मेन चेंजेस लंदन में हुए थे। देन आफ्टर 3 इयर्स ये फिर से जो एक एक्ट लेकर आते हैं, इस एक्ट का नाम है इंडियन काउंसिल्स एक्ट। डिफरेंट काउंसिल्स इसके अंडर में क्रिएट की जाती हैं। तो अब आप काउंसिल्स को समझिए। एक काउंसिल है सेंटर में, इसका नाम है इंपीरियल काउंसिल। एंड जितनी भी हमारी प्रोविंसेस क्रिएट होंगी, ओके, 1935 का जब एक्ट बनेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, उस टाइम तक हमारे पास कितनी प्रोविंस हो जाएंगी स्टूडेंट? तो हमारे पास होंगी टोटल 11 प्रोविंस। ओके, टोटल 11 प्रोविंस में से जब हमारा पार्टीशन होगा, आप देखेंगे सिंध एंड NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड सिंध, ये पाकिस्तान चले जाएंगे। बंगाल का पार्टीशन हो जाएगा, पंजाब का पार्टीशन हो जाएगा, एंड असम का एक पार्ट जो है वो पाकिस्तान को दे दिया जाएगा, जिसको आप जानते हैं ईस्ट पाकिस्तान के नाम से। तो इस टाइप से आप देखेंगे स्टूडेंट, 1861 समझिए पहले, 1861 का जो एक्ट है ये डिफरेंट काउंसिल्स क्रिएट करेगा प्रोविंसेस में। ठीक है, सेंटर में पहले से एक काउंसिल, इसका नाम है इंपीरियल काउंसिल। अब बंगाल एक क्या है? तो आप देखेंगे बंगाल एक प्रोविंस है, तो बंगाल में दो काउंसिल होंगे, सॉरी, दो बंगाल प्रोविंस में दो काउंसिल होंगी, बिकॉज बंगाल कैलकाटा कैपिटल भी थी, तो यहाँ पर इंपीरियल काउंसिल भी है, इंपीरियल काउंसिल। ठीक है, सेंटर वाली काउंसिल, जिसको आप पार्लियामेंट के नाम से आज की डेट में हम कह सकते हैं पार्लियामेंट। दूसरी जो स्टेट में काउंसिल, जैसे हम जानते हैं ना लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इनके मेंबर्स को क्या बोलते हैं? MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो इस टाइप से एक होगी इंपीरियल काउंसिल, एंड जितनी भी हमारी प्रोविंसेस क्रिएट होंगी वहां पर काउंसिल्स क्रिएट होती जाएंगी। ठीक है, ये क्लियर है पॉइंट। सेकेंड टाइप की जो टेरिटरीज थी वो आप जानते हैं प्रिंसली स्टेट है। प्रिंसली स्टेट में हमारे प्रिंसली रूलर्स रूल करते हैं, तो वहां पर एज सच काउंसिल्स नहीं है। थर्ड टाइप की टेरिटरीज है चीफ कमिश्नर प्रोविंस लाइक यूटीज, वो सीधे सेंटर के अंडर में है। तो अभी इश्यू आता है 57 के बाद, क्या आप इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन देंगे? अब दो टाइप की पावर होगी, एक पावर है लेजिस्लेटिव पावर और दूसरी एग्जीक्यूटिव पावर। तो इंडियंस को जो स्टार्टिंग में पावर दी गई ये है लेजिस्लेटिव पावर। ओके, कि आप आइए और लॉ बनाने में हमारी हेल्प करिए। जो इंडियंस हेल्प तो करते थे, बट स्टूडेंट आप देखेंगे हेल्प जो करते थे उनकी बात जो है बहुत कम सुनी जाती थी, या उनके पास जो है वोट करने का राइट नहीं होता था, उनके पास वीटो पावर नहीं होती थी, तो ऐसा सच उनके पास ज्यादा पावर नहीं दी गई थी। बट ये बोला गया था कि आप हमें हेल्प कर सकते हैं लॉ बनाने में। ठीक है, तो आप समझिए। देन क्या होता है स्टूडेंट, 57 में जब रिवोल्ट हुआ तो उस टाइम पर हमारे एक लीडर थे, या आप कह सकते हैं एक सोशल रिफॉर्मर भी आप उनको कह सकते हैं, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान, फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये जो सर सैयद अहमद खान स्टूडेंट, इन्होंने एक बुक लिखी रिवोल्ट के बाद, एंड इस रिवोल्ट के बाद जब ये बुक लिखते हैं तो उसमें बताते हैं कि जो रिवोल्ट हुआ है उसका एक वन ऑफ द जो मेन कॉज है वो ये है कि रूलर एंड रूल्ड के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। तो ब्रिटिशर्स ने इस पॉइंट को थोड़ा समझा, एंड जब ये एक्ट पास हुआ 1861 का, तो सेंटर में जो काउंसिल है उसमें इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दिया गया, और 3 इंडियंस को सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट कर दिया गया। राजा ऑफ पटियाला, पटियाला के महाराजा, ठीक है, राजा ऑफ बनारस एंड सर दिनकर राव। ये तीनों वो बंदे थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था ड्यूरिंग द रिवोल्ट। ओके, तो राजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस एंड सर दिनकर राव, इन 3 बंदों को नॉमिनेट किया गया। और यहां से एक ट्रेडिशन बन गया कि 2 इयर्स के बाद ये दोबारा से नॉमिनेट करते थे, और 3 to 4 इंडियंस को नॉमिनेट करने लगे। ओके, तो इस टाइप से सेंटर में हमें लेजिस्लेटिव पावर दे दी है, बट हमें एग्जेक्टिव पावर नहीं दी। एग्जेक्टिव पावर का मतलब है इंडियंस को आपने मिनिस्टर वगैरह नहीं बनाया,
या वायसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें इंडियंस को नहीं लिया और कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं दिया। फॉर एग्जांपल आज की डेट में आप देखिए सेंटर के अलग सब्जेक्ट होते हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लाइक डिफेंस, तो डिफेंस जो है वो प्रोविंसेस के पास नहीं है, वो सेंटर के पास है। कम्युनिकेशन वो सेंटर के पास है। फॉरेन अफेयर सेंटर के पास है, ठीक है। रेवेन्यू सेंटर के पास है मेन। तो इस टाइप से आप देखेंगे स्टूडेंट ये जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर, डिफेंस, ये तो सेंटर के पास रहता है, तो आप इंडियंस को पावर नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। सेकेंड, जो प्रोविंसेस में जो गवर्नमेंट होती है जहां पर मेन हेड कौन है, गवर्नर, और सेंटर में जो गवर्नमेंट है उसका मेन हेड कौन है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर। तो अब जो प्रोविंसेस में जो गवर्नर हैं उनके अंडर में भी एक काउंसिल होती है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब प्रोविंसेस के पास कौन से सब्जेक्ट हैं, तो वहां पर आप देखेंगे नॉर्मली जो सब्जेक्ट होते हैं एजुकेशन, हेल्थ वगैरह होते हैं। बट स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट्स हैं उनका बाइफर्केशन नहीं हुआ था, ठीक है। हाँ, जो लोकल सब्जेक्ट थे वो प्रोविंसेस को दे दिए जाते थे और जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे वो किसके पास रहते थे, सेंटर के पास। क्लियर है। अगर कोई डिस्प्यूट आता था तो गवर्नर जनरल जो है वो जो बोलेगा वो बात मानी जाएगी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो ये इश्यू चल रहा था। अब हम देखेंगे स्टूडेंट हमारा फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हो रहा है, हमारे कुछ लीडर्स हैं वो अब बातें करने लगे, पॉलिटिकल राइट्स की बात होने लगी। एंड कांग्रेस से पहले कुछ आप देखिए पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं जिन्होंने पॉलिटिकल राइट्स की बात करी। तो धीरे धीरे इंडिया में एक अवेकनिंग आ रही थी, ब्रिटिशर्स को भी बात समझ में आ रही थी। कांग्रेस बनती है 1885 में। 1885 में जब कांग्रेस बनी तो उसने फिर से प्रेशर क्रिएट किया, पॉलिटिकल राइट्स की बात करी। देन इन्होंने एक एक्ट पास किया, अगेन एक एक्ट पास किया 1892 में। अब इन्होंने एक्ट पास किया 1892 में। इस एक्ट का नाम देखिए फिर से स्टूडेंट वही है, इंडियन काउंसिल एक्ट। एक्चुअल में ये अमेंडिंग एक्ट था। 1861 का जो एक्ट है काउंसिल एक्ट, उसमें अमेंडमेंट हुआ था एंड उसको आप जानते हैं 1892 के एक्ट के नाम से। इसमें फिर से जो इंडियंस हैं उनकी पावर बढ़ाएगी, बट कौन सी पावर बढ़ाएगी, लेजिस्लेटिव पावर। इंडियंस के नंबर बढ़ा दिए गए काउंसिल्स में, बट उनको एग्जेक्टिव पावर नहीं दी गई थी। इंडियन बार बार डिमांड कर रहे थे कि आप हमें एग्जेक्टिव पावर दीजिए। ये बात समझ में आ रही है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो एक्ट वाला पार्ट है वो मैंने अलग से भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। और अगर आप डिमांड करेंगे तो आपको मैसेज करना है तो फिर एक्ट जो है उसका एक पूरा लेक्चर ले लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो समझिए 1892 का एक्ट पास होता है। इसमें फिर से इंडियंस को पावर दी गई, कुछ नंबर्स बढ़ाए गए। कहां पर, काउंसिल्स में। एक तो हो गई सेंट्रल की काउंसिल, दूसरी प्रोविंशियल काउंसिल्स। इंडियंस कहेंगे भाई आप हमें एग्जेक्टिव पावर कम देंगे, तो ये कहते हैं कि अभी आप रेडी नहीं है। नेक्स्ट आप देखेंगे 1909 का एक्ट आता है। 1909 के एक्ट में हम ये सोचकर बैठे हुए थे कि इस बार तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, बट इन्होंने तो अभी भी हमें पावर नहीं दी। देन इंडियंस जो है बहुत नाराज हो रहे हैं, मॉडरेट लीडर्स नाराज थे, बट बिकॉज इस टाइम पर हमारी स्ट्रेंथ कम हो गई थी, पावर कम हो गई थी, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट अलग अलग हो गए थे, तो ज्यादा हम कुछ कर नहीं पाए। बट हाँ, कुछ प्रेशर क्रिएट किया गया। जब प्रेशर क्रिएट किया गया तो उन्होंने क्या किया, हमारे एक बंदे को पकड़ा, इंडियन को पकड़ा। इनका नाम है सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा को वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नॉमिनेट कर दिया। ओके, क्लियर कट ये रूल रेगुलेशन नहीं बनाया कि किस टाइप से इंडियंस को एग्जीक्यूटिव पावर दी जाएगी, बट जब हमने प्रेशर क्रिएट किया तो वायसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा को उन्होंने क्या कर दिया, नॉमिनेट कर दिया। इसके बाद स्टार्ट होती है वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन में इंडियंस ने सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स को विद मैन, मनी एंड मटीरियल। इसको कहते हैं 3M। इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर वन महात्मा गांधी भी वापस आ चुके थे फ्रॉम साउथ अफ्रीका। एंड महात्मा गांधी ने इंडियंस से अपील की थी कि आपको रिक्रूट होना है, ठीक है। किसमें रिक्रूट होना है, आर्मी में। किसके लिए, टू सपोर्ट ब्रिटिशर्स। ओके, ये महात्मा गांधी की अपील थी स्टूडेंट। तो विद मैन, मनी एंड मटेरियल, पंजाब से बहुत सारे लड़कों को जो जाना भी नहीं चाहते थे लड़ने के लिए, उनको फोर्सफुली रिक्रूट किया था। और इस रिक्रूटमेंट में एक मेन बंदा था, उसका नाम था माइकल ओ डायर। ओके, माइकल ओ डायर को बाद में मारा था उधम सिंह जी ने, सरदार उधम सिंह जी ने माइकल ओ डायर को मारा था। तो माइकल ओ डायर यहाँ पर पंजाब में बहुत सारे जो हमारा जो यूथ थे उनको रिक्रूट करता है और जबरदस्ती लड़ने के लिए भेज देता है। चलिए कोई बात नहीं, हम लड़ रहे थे, हमें लग रहा था कुछ मिलेगा हमें आफ्टर द वॉर। वॉर खत्म होती है। इन्होंने अब 2 एक्ट बनाई मेन, आपको पता है। एक था रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट बनता है तो उसने तो हमारी सारी सिविल लिबर्टी छीन ली, नो वकील, नो अपील, नो दलील। और दूसरा बनता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। अभी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 जब बना, देन इस टाइम पर अभी एक इश्यू आया, क्या इंडियंस को एग्जीक्यूटिव पावर देनी है नहीं देनी है। ब्रिटिशर्स स्टूडेंट एक बात में क्लियर थे कि जो इंडियंस को पावर देनी है अभी सेंटर में नहीं देनी है। अब ये जो कैच है समझना होगा आपको। ओके,
तो ये जो एक्ट आया 1919 का जो एक्ट बना स्टूडेंट, इसने फर्स्ट टाइम जितने भी सब्जेक्ट्स थे उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, सेंट्रल सब्जेक्ट एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। ओके, सेंट्रल सब्जेक्ट एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। सेंट्रल सब्जेक्ट जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स वगैरह, करेंसी वगैरह, ये सब किसके पास है? सेंटर। प्रोविंसेस में एजुकेशन, हेल्थ, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, ये सब किसके पास आ गया? लॉ एंड ऑर्डर मतलब पुलिस, प्रोविंसेस के पास। अब यहां पर उन्होंने सोचा ब्रिटिशर्स ने कि इंडियंस को पावर कहां दें, तो आपको आइडिया समझ में आ गया होगा, सेंटर में तो भी ये देंगे नहीं, इन्होंने हमें पावर कहां दी? प्रोविंसेस में। फिर उन्होंने आगे जो है दिमाग लगाया, कैलकुलेशन ज्यादा करते हैं नहीं, और इलीगल काम भी इलीगल तरीके से करते हैं ब्रिटिशर्स, तो अब इन्होंने आगे दिमाग लगाया। अब इनका दिमाग ये कहता है कि प्रोविंसेस में 100% पावर इंडियंस को नहीं दे सकते, दैट्स वाई इन्होंने क्या किया स्टूडेंट, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एंड दिस इज कॉल्ड डायरकी, इसी को कहते हैं डायरकी। प्रोविंशियल सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एंड दूसरा आपको पता है रिजर्व्ड सब्जेक्ट। ट्रांसफर्ड मतलब इंडियंस को जो ट्रांसफर कर दिए गए। तो इस टाइम पर जो इलेक्शन हुए उसके थ्रू हमारे कुछ मेंबर जब काउंसिल में पहुंचे तो उनको ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट दे दिए गए, जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया, जैसे आप देखेंगे इसमें एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन अपने पास रख लिया, फिर आप देखेंगे लाइब्रेरी, म्यूजियम, ये जो सब्जेक्ट थे ये ट्रांसफर सब्जेक्ट में डाले और ये किसको दे दिए? तो स्टूडेंट आप देखेंगे ये जो सब्जेक्ट है ट्रांसफर सब्जेक्ट इंडियंस को दे दिए, बट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट किस कैटेगरी में रख दिए? प्रोविंसेस में रिजर्व्ड कैटेगरी, जैसे पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस, पेंशन, ये सब किस में रख दिए? तो ये रख दिए रिजर्व्ड कैटेगरी, और ये अभी भी ब्रिटिशर्स के पास रहेंगे। ओके, तो एग्जेक्टिव पावर दी कहां पर दी? प्रोविंसेस में। सेंटर में एग्जेक्टिव पावर मिली इंडियंस को? आंसर इज नो। ओके, प्रोविंसेस में पावर दी। सेकंड क्वेश्चन आ सकता है क्या 100% पावर दी? फिर से आंसर क्या होगा? नो, 100% नहीं दी। हमें पावर से दूर रखने के लिए, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से दूर रखने के लिए डायरकी को उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था। अब हमारी डिमांड बढ़ती जा रही थी। अब आप समझिए फर्स्ट डिमांड क्या आएगी इंडियंस की? पहली डिमांड थी प्रोविंसेस में 100% पावर, मतलब डायरकी को खत्म करिए, और सेकंड डिमांड थी सेंटर में जो एग्जेक्टिव पावर है, यहाँ पर गवर्नर जनरल बैठा हुआ है, वहां पर भी हमें पावर दीजिए। देन स्टूडेंट ये जो डायरकी का इशू होता है चलता जाता है, 1935 का एक्ट आता है, और 1935 का जो एक्ट है वो प्रोविंशियल डायरकी को खत्म कर देता है। दैट मींस इंडियंस को प्रोविंसेस में सारी पावर इन्होंने दे दी, और हमारी मिनिस्ट्रीज जो है बन जाती हैं, और उन मिनिस्ट्रीज के पास लॉ एंड ऑर्डर भी था। क्लियर? इसी एक्ट में अभी डिमांड आई थी कि सेंटर में हमें पावर दे दीजिए, तो अब इन्होंने डायरकी को यहां से उठाकर इधर पुट कर दिया। ये पॉइंट क्लियर है? इधर से उठाया, इधर डाल दिया, तो अब यहां पर सेंट्रल सब्जेक्ट को फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन से सब्जेक्ट? फिर से ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। बट बिकॉज सेंटर में जो स्टूडेंट एक इशू था कि सेंटर में यहाँ पर एक यूनियन की बात हुई थी, तो वो जो है हो नहीं पाया था। ठीक है, यूनियन नहीं बन पाया था, बिकॉज जो प्रिंसली स्टेट है उन्होंने मना कर दिया था ज्वाइन करने से यूनियन को, इंडियन यूनियन को। इस टाइप से आप देखेंगे ये जो डायरकी का इशू था सेंटर में इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाया। तो इस टाइप से आप देखेंगे क्लियर कट इन्होंने में सेंटर में पावर नहीं दी। उसके बाद 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाती है। अब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि अब तो जो है हमारी कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन कर दिया। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था। वर्ल्ड वॉर 2 में आगे हम जैसे जैसे बढ़ते हैं, तो अब जैसे ही ब्रिटेन के ऊपर अटैक हुआ तो ब्रिटेन को इंडियंस की याद आती है। उसने हमें एक ऑफर दिया अगस्त 1940 में, इसका नाम क्या है? अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर में अभी कहते हैं कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, बट आफ्टर द वॉर बनेगी, अभी कुछ नहीं हो सकता। और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपके लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। बड़े पंगे होते हैं इसमें, हमने इसको रिजेक्ट कर दिया, आपको ये चीजें पता है। फिर हम देखेंगे क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन ने फिर से अगेन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करी। दोनों में डिफरेंस क्या था? अगस्त ऑफर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी थी उसमें मेनली इंडियंस होने थे, एंड क्रिप्स मिशन के अंडर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी थी उसमें सोलली इंडियंस होने थे। दिस इज द डिफरेंस। ओके, तो एक वन ऑफ द मेन डिफरेंस था। बट क्रिप्स मिशन को भी रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है 1945 में, और देन कैबिनेट मिशन इंडिया आता है। कैबिनेट मिशन को हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था। कैबिनेट मिशन ने अब यहाँ पर बात की फिर से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और सेकंड एक इंटरिम गवर्नमेंट की, मतलब जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता हम इंडियंस को पावर दे देते हैं। कहां पावर दे देते हैं स्टूडेंट? सेंटर में। पॉइंट क्लियर है? और इसी को कहते हैं, जब इन्होंने पावर हमें सेंटर में दे दी है तो इसी को कहते हैं इंटरिम गवर्नमेंट, फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट। पॉइंट क्लियर है? तो इधर हम देखते हैं स्टूडेंट
अब 1945 में वॉर खत्म होती है, 46 में कैबिनेट मिशन इंडिया आता है और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनती है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, बट इन द मीन टाइम हमें पावर ट्रांसफर की जानी थी। अब दूसरा इशू क्या था, पावर किसको ट्रांसफर करें। ओके, ये एक बहुत बड़ा इशू था। कांग्रेस को पावर मिलनी थी, बट कांग्रेस को पावर आप किसको हैंडओवर करेंगे, तो पावर ये क्लियर है कि आप पावर जो है कांग्रेस के अगर किसी लीडर को हैंडओवर करेंगे तो कांग्रेस को प्रेसिडेंट को करेंगे। ओके, अब प्रेसिडेंट जो भी होगा उसको पावर ट्रांसफर कर दी जाएगी। 1940 से लेकर, अब इस स्केच को आपको समझना है, 1940 से लेकर 46 मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे। ओके, 1940 से लेकर 46 तक मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के कौन है, प्रेसिडेंट। 1946 जुलाई में अब यहां पर लीडर का इलेक्शन होना था, मतलब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना था। देन स्टूडेंट, अब यहां पर एक कैच आता है, 3 बंदे हैं जो इस प्रेसिडेंटशिप के लिए आगे आते हैं। वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरे हैं जेबी कृपलानी, ठीक है, आचार्य जेबी कृपलानी इनको बोला जाता है, और थर्ड है स्टूडेंट, थर्ड है हमारे जवाहरलाल नेहरू। तो 3 बंदों के नेम आगे आते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद भी इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, बट महात्मा गांधी जो है वो उनको लेटर लिखते हैं और महात्मा गांधी कहते हैं कि अब आप जो है बहुत टाइम से प्रेसिडेंट हैं, देन आप अपना नॉमिनेशन वापस ले लीजिए, आपको अब यहाँ पर जो है कॉम्पीट नहीं करना है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपना नॉमिनेशन जो है वो वापस ले लिया। तो अब स्टूडेंट ये इलेक्शन होना था, अब सपोर्ट किसको मिल रहा है ये आपको समझना है। तो कांग्रेस का स्ट्रक्चर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। कांग्रेस में स्टूडेंट क्या होता है, देखो कांग्रेस में फर्स्ट पीसीसी, प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज। ओके, तो जितनी भी प्रोविंसेस हैं वहां पर एक इंपॉर्टेंट कमेटी होती है कांग्रेस में, कांग्रेस पार्टी में, उसको क्या बोलते हैं, प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, उस स्टेट के इंपॉर्टेंट लीडर्स। टोटल 15 कांग्रेस कमेटीज थी, 15, ठीक है, टोटल नंबर कितने थे इस टाइम पर, 15 प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज थी, टोटल नंबर थे 15। 15 मेंबर्स ने, आप देखेंगे स्टूडेंट, 15 जो पीसीसी इसमें से 12 ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सपोर्ट किया था। अगर जब जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो उनको कितने पीसीसी का सपोर्ट मिला था, 0। तो यहां पर उनको 0 पीसीसी का सपोर्ट था। अब सेकंड क्या होता है कांग्रेस में, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, एक इनकी कमेटी होती है, इसको कहते हैं एआईसीसी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। और ये जो प्रॉपर कांग्रेस का जो ये स्ट्रक्चर बना था, ये बना था नागपुर सेशन में दिसंबर 1920 में, ठीक है, जब ये एनसीएम स्टार्ट होता है उससे पहले नागपुर सेशन में आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर प्रॉपर बना था। तो एआईसीसी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, पीसीसी के इंपॉर्टेंट लीडर्स किस में जाते हैं, एआईसीसी। इसमें वैसे जो नंबर हैं अबाउट 350 के आसपास रहते थे, मतलब इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट लीडर, कांग्रेस के इंपॉर्टेंट लीडर इसमें होते हैं एआईसीसी, ठीक है। नेक्स्ट एक होती है स्टूडेंट सीडब्ल्यूसी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी। इसमें अबाउट 15 मेंबर्स होते थे, 12 to 15 मेंबर्स रहते थे। एंड कांग्रेस का जो भी प्रेसिडेंट इलेक्ट होता था, सीडब्ल्यूसी इसके साथ मिलकर काम करती थी। ये पॉइंट क्लियर है। तो सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी 12 to 15 मेंबर्स, एंड ये किसके साथ काम करेगी थ्रू आउट द ईयर, किसके साथ काम करेगी, प्रेसिडेंट। क्लियर। अब देखिए ये जो आइडिया था ना सीडब्ल्यूसी का कि भाई हमें थ्रू आउट द ईयर काम करने के लिए, प्रेसिडेंट के साथ काम के लिए कुछ मेंबर्स की जरूरत है, ये आइडिया सबसे पहले दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। बट इस आइडिया को इंप्लीमेंट किया गया किसके कहने पर, महात्मा गांधी। तो आपको याद रखना है आइडिया किसका है, बाल गंगाधर तिलक। इंप्लीमेंट कब किया गया, जब महात्मा गांधी ने एनसीएम के टाइम पर ये बोला। ओके, तो इस टाइप से ये स्ट्रक्चर चल रहा है। तो अब यहाँ पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है, जेबी कृपलानी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट कौन है, जेबी कृपलानी हो गए, वल्लभ भाई पटेल हो गए, और उसके साथ साथ कौन है, तो आप देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू, 3 बंदे थे, जिसमें से जवाहरलाल नेहरू को 0 वोट मिले। बट महात्मा गांधी चाहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। ये पॉइंट अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा, बिकॉज कैबिनेट मिशन इंटरिम गवर्नमेंट की बात कर रहा था, और इंटरिम गवर्नमेंट जो बनेगी तो कांग्रेस को पावर दी जाएगी। कांग्रेस को पावर जब दी जाएगी तो किस बंदे को दी जाएगी, तो वहां पर जो प्रेसिडेंट होगा वो मेन पावर लेगा। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन इस टाइम पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, और ये जुलाई में इलेक्शन चल रहा है और सितंबर में इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी। क्लियर ये पॉइंट। तो जवाहरलाल नेहरू को 0 वोट मिलते हैं। महात्मा गांधी किसको सपोर्ट कर रहे हैं, महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू जी को सपोर्ट करते हैं। महात्मा गांधी चाहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो क्या बने, तो वो बने कांग्रेस के इस टाइम पर प्रेसिडेंट। वल्लभ भाई पटेल को क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं, 2-3 यहाँ पर हिस्टोरियंस ने अपने व्यूज दिए हैं। फर्स्ट व्यू ये था कि
वल्लभ भाई पटेल जो थे वो इंटरनेशनल, उनका ऑरा थोड़ा कम था, जवाहरलाल नेहरू का थोड़ा ज्यादा था। सेकंड, वल्लभ भाई पटेल की एज थोड़ी ज्यादा हो गई थी, 70s के करीब वो थे इस टाइम पर, 70, तो उनको लगता था महात्मा गांधी को उनकी एज ज्यादा है तो एक यंग लीडर के हाथों में पावर दी जाए। मतलब बहुत सारे इश्यूज बताए जाते हैं, बट जो भी था तो यहाँ पर ये सारी चीजें हो रही हैं। अब क्या हो रहा है, सेशन होता है, तो सेशन में मौलाना अबुल कलाम आजाद तो पहले ही हट चुके थे पीछे, वो पीछे हट गए थे। अब यहाँ पर एक प्रपोजल लाया गया कि भाई जो बंदे हैं वो अपने आप को विड्रॉ करना चाहते हैं, नॉमिनेशन जो अपना वापस लेना चाहते हैं, प्रपोजल लाया गया। तो इस प्रपोजल पर जो जेबी कृपलानी उन्होंने साइन कर दिए, वल्लभ भाई पटेल से बुला के उन्होंने साइन कर दिए। अब बिकॉज समझने का ट्राई करना, जो पीसीसी हैं उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को सपोर्ट ही नहीं किया था, तो अब यहाँ पर महात्मा गांधी एज ए टोकन जवाहरलाल नेहरू को बोलते हैं कि भाई आप भी इस पर साइन कर दो उनकी तरफ, इसको आगे बढ़ाते हैं। जवाहरलाल नेहरू एकदम से यहाँ पर बताया जाता है कि थोड़े साइलेंट हो जाते हैं, वो कुछ नहीं करते। तो इसको माना गया डिसअप्रूवल कि मे बी वो इससे हैप्पी नहीं है, तो यहाँ पर उन्होंने साइन नहीं करे थे। उसके बाद महात्मा गांधी उनको फेवर करते हैं और जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाते हैं, और फिर पावर जो है इनको मिल जाती है और ये हेड बनते हैं, या आप कह सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं इंटरिम गवर्नमेंट के। ठीक है, और यही जो वाइस प्रेसिडेंट हैं बाद में क्या बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर। क्लियर स्टूडेंट, तो एक पोस्ट जो है प्राइम मिनिस्टर भी आप ये कह सकते हैं, बिकॉज इंटरिम गवर्नमेंट की जो मेन पावर है उसमें जो हेड है वो है वायसरॉय। अभी भी वायसरॉय ही इंटरिम गवर्नमेंट का हेड है। दैट मीन्स जब ये पावर ट्रांसफर हुई थी तो अभी भी वायसरॉय के अंडर में आप काम कर रहे थे, ये भी आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, अब इस इंटरिम गवर्नमेंट को देखते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू को कौन कौन से सब्जेक्ट दिए गए हैं, ये पॉइंट क्लियर है कि सेंटर में हमें सब्जेक्ट मिल चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू के पास थे एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ, ओके, और साथ में कौन है, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की एक पोस्ट बाद में क्रिएट होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास क्या है, होम मिनिस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास क्या था, फूड एंड एग्रीकल्चर। आसफ अली, ठीक है, इनके पास क्या है, रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट। इनकी वाइफ का क्या नाम है, अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट देखिए, बाबू जगजीवन राम के पास क्या है, लेबर। सी राजगोपालाचारी के पास क्या है, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, सी राजगोपालाचारी एजुकेशन। सैयद अली जहीर के पास क्या है, कम्युनिकेशन। जॉन मथाई के पास क्या है, इंडस्ट्री एंड सप्लाई। एंड सी एच भाभा के पास क्या है, वर्क्स माइंस एंड पावर। अब ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जब कैबिनेट मिशन इंडिया आया तो कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की डिमांड को तो रिजेक्ट कर दिया था, बट उसने प्रोविंसेस को इतनी ज्यादा पावर दे दी थी कि मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को स्टार्टिंग में एक्सेप्ट कर लिया था। बट जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, देन मुस्लिम लीग को जो उसमें बहुत कम सीट्स मिली, और उसके बाद मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को रिजेक्ट कर दिया और फिर इंडिया में दंगे कराए। अब यहां पर आप देखेंगे स्टूडेंट कि मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन को तो एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो दंगे करा रही थी, बट जिस कैबिनेट मिशन के अंडर में इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसमें मुस्लिम लीग आ जाती है। इंटरेस्टिंग है, नहीं आया समझ में, फिर से देखिए, जिस कैबिनेट मिशन के अंडर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसको रिजेक्ट कर दिया, कैबिनेट मिशन को रिजेक्ट कर दिया, इसी कैबिनेट मिशन के अंडर में इंटरिम गवर्नमेंट बन रही है, उसको एक्सेप्ट कर लिया। ओके, सितंबर में इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, अक्टूबर में मुस्लिम लीग ने अपने 5 मेंबर्स को नॉमिनेट कर दिया टू इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है, ये 5 मेंबर्स हैं। लियाकत अली खान, फाइनेंस मिनिस्ट्री, लास्ट लेक्चर में भी समझाया था मैंने आपको। लियाकत अली खान वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आई चुंद्रीगर, इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर, कॉमर्स। अब्दुल रब निश्तार, पोस्ट एंड एयर। गजनफर अली खान, हेल्थ। एंड जोगिंद्र नाथ मंडल, लॉ। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पर नेम, जोगिंद्र नाथ मंडल। जोगिंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर हैं। जिस टाइम पर पार्टीशन हुआ तो जोगिंद्र नाथ मंडल कहते हैं कि मुझे तो पाकिस्तान जाना है, तो ये अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ पाकिस्तान चले जाते हैं, इनको पाकिस्तान का फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बनाया गया। बट स्टूडेंट इंटरेस्टिंग ये है कि थोड़े टाइम के बाद ही वहां से भागकर आते हैं और बताते हैं कि किस टाइप की एट्रोसिटी हो रही है, और कहते हैं मुझे बचा लो, और उसके बाद एक गुमनामी की लाइफ जो है वो जीते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये बड़े कहते हैं ना उसमें गए थे कि मुझे पाकिस्तान जाना, पाकिस्तान में रहना है, उसके बाद 1-2 साल के बाद ही भाग कर आ गए। तो आप सिचुएशन समझ सकते हैं कि इतने बड़े लीडर के साथ ये हो रहा था कि उसे भागना पड़ा, तो अदर जो कॉमन मैन है उसके साथ क्या होगा पाकिस्तान में। ओके, तो यहाँ पर आप देखते हैं जोगिंद्र नाथ मंडल इनको लॉ मिनिस्ट्री दी गई थी। तो ये थी हमारी इंटरिम गवर्नमेंट। ओके स्टूडेंट, इंटरिम गवर्नमेंट मतलब अभी तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना है, अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, फिर इलेक्शंस होंगे, और जब इलेक्शंस होंगे तो उसके बाद हमारी क्या बनेगी, फर्स्ट मिनिस्ट्री। ओके, तो आप देखेंगे आजादी के बाद उसके बाद इलेक्शंस होंगे, पहले इलेक्शंस होंगे 1951 में, और उसके बाद हमारी इलेक्शन के बाद फिर से मिनिस्ट्री बनेगी। तो इस टाइप से ये पावर ट्रांसफर हुई थी। ओके स्टूडेंट्स,
तो थोड़ा इंटरेस्टिंग आपको लगा होगा किस टाइप से पावर हमें मिली है, कैसे पहले हमें जो है प्रोविंसेस में पावर दी गई बट आधी अधूरी पावर दी गई 1919 के एक्ट में, फिर 1935 में डायरकी को अबोलिश किया गया प्रोविंसेस से बट सेंटर में दे दिया गया, उसके बाद इंडियंस को कुछ पावर दी जाती है। एक पॉइंट और है, ये टाइम टू टाइम कुछ इंडियंस को वायसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नॉमिनेट करते रहते थे। ओके स्टूडेंट, तो ये थे ब्रिटिशर्स, ये हैं इंडियंस, आप डिसाइड करिए कौन सही कौन गलत। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।